नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 15 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस में आए हुए जीके के प्रश्नों की समीक्षा करेंगे, उनकी रिव्यू देखेंगे, कैसे प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों से संबंधित कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे ताकि जिन बच्चों का पेपर अभी रह रहा है वो अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज बच्चों के लिए ध्यान से समझ लेना कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे 15 नवंबर 2023 दिल्ली पुलिस के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कल के पेपर में दिल्ली पुलिस ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो आपको मैंने कल भी जब चर्चा कर रहा था तो मैं बार बार आपसे बता रहा था कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के 2-3 टॉपिक स्पेशली मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन कल के पेपर में आया था वो मौलिक कर्तव्यों से आया था। क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है बच्चों। तो जिन बच्चों को आंसर आ रहा है वो इसको लिख सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह संविधान के किस आर्टिकल में है। तो वो संविधान के आर्टिकल 51A में है, ये याद रखिएगा। तो संविधान का जो आर्टिकल 51A है इसमें हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले आप ये जान लो कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान के भाग नहीं थे। यानी कि जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारे संविधान के पार्ट के रूप में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सोवियत संघ के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया था, उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए एक समिति थी बच्चों, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने सजेस्ट किया कि हमें भी अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह देना चाहिए। और इसी समिति के सुझाव पर 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और इसके द्वारा संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। इस आर्टिकल 51 में कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की। तो फिर से आप ध्यान देना, अभी दिल्ली पुलिस ने कल में पूछ लिया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 51A में। आने वाले दिनों में वो पूछेंगे मौलिक कर्तव्य क्या हमारे संविधान के मूल भाग थे। तो बच्चों नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को इनको संविधान में जगह नहीं मिली थी। रसिया के संविधान से प्रेरित होकर हम लोगों ने स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया और इसके द्वारा भाग 4A और आर्टिकल 51A ऐड किया। इस आर्टिकल 51A में
उस समय हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य। इस समय वर्तमान में भारत में कुल 11 मूल कर्तव्य है बच्चों। मूल कर्तव्यों की जो संख्या हमारे लिए है वो 11 है। 10 तो 1978 में ही बन गए थे और 11वां हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड अगर आपने इतनी सारी चीजें जान ली है तो आप ये समझ लो कि पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है बच्चों। जैसे अभी उन्होंने ये बता दिया क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कल के पेपर का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, नगर पालिका में आरक्षण। नगर पालिका में आरक्षण। तो पहले आप यहां पर एक चीज ध्यान देना, भारत में जो सरकारें बनती हैं, जो सरकार होती है वो 3 स्तरों की बच्चों होती है। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय सरकार। इसी को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होती है शहरों में जिसको हम नगर पालिका कहते हैं और एक गांव में होती हैं जिनको हम पंचायतें कहते हैं। तो जिसको हम पंचायत कहते हैं। तो कल के पेपर में 2015 जो 15 नवंबर 2023 का पेपर था, कल उसका एक और क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में कि नगर पालिका में आरक्षण जो मिल रहा है, आप ये जान लेना बच्चों, केंद्र, राज्य और स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों में यही एकमात्र सरकार या यही एकमात्र ऐसी संस्थान है जहां पर जातिगत आधारित आरक्षण दिया गया है। यानी कि यहां पर ओबीसी के लिए सीटें फिक्स है, एससी के लिए सीटें फिक्स है, एसटी के लिए सीटें फिक्स है, महिलाओं के लिए सीटें फिक्स है। इन दोनों पर भी एससी और एसटी के लिए तो सीटें फिक्स हैं, लेकिन ओबीसी और महिलाओं के लिए सीटें फिक्स नहीं थी। अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन एक्ट के द्वारा महिलाओं को यहां से आरक्षण तो दे दिया। अब केंद्र या राज्य सरकार में बच्चों याद रखिएगा, केंद्र या राज्य सरकार में एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है और महिला को रिजर्वेशन है। ओबीसी को भी यहां से रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन स्थानीय जो सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, यहाँ पर एसटी रिजर्वेशन भी है, एससी रिजर्वेशन भी है, ओबीसी है और महिला है। चारों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो पेपर दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन पूछा कि नगर पालिका में जो आरक्षण है बच्चों वो किस आर्टिकल में है। तो पहले तो आप ये जान लेना कि नगर पालिकाओं के बारे में जितना भी उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 243 में किया गया है। आर्टिकल 243 का संबंध ही नगर पालिका से है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 243 बच्चों पढ़ोगे तो आप ये याद रखोगे कि सारा का सारा उल्लेख यहीं पर नगर पालिका से है। और इसका जो टी वाला पोर्शन है, इसका मतलब है कि नगर पालिका का जो आरक्षण है वो संविधान के आर्टिकल 243 टी में है। दिल्ली पुलिस का यही क्वेश्चन कि नगर पालिका में आरक्षण के बारे में हमने कहां पर बात किया है, तो 243 टी में। यहां पर एक चीज मैं बच्चों और आपको बता दूं कि ये जो नगर पालिका है, जो लोकल गवर्नमेंट में नगर पालिका होती है, ये हमारे संविधान, मूल संविधान का ये भी भाग नहीं।
इसको भी हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। तो इसके लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया है बच्चों? तो इसके लिए हमने किया 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जब हमने 74वां संविधान संशोधन किया 1992 में, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। और संविधान में हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो संविधान में जो हम लोग 12वीं अनुसूची जोड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा संबंध नगर पालिका से है बच्चों। दिल्ली पुलिस में आपसे क्वेश्चन आया कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है बच्चों? तो आपको बताना है नगर पालिकाओं से है। यहीं पर अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान का कौन सा संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है दिल्ली पुलिस में अगला, तो आपको बताना है 74वां संविधान संशोधन। यहीं पर एक चीज और आपको बता दूं मैं कि संविधान का भाग 9A जो संविधान का भाग 9A है वो भी नगर पालिका से संबंधित है। तो नगर पालिका से संबंधित क्या क्या हो गया? 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची और संविधान का भाग 9A। अगर हम यदि पंचायत की बात करें, वो तो शहर की लोकल गवर्नमेंट हो गई, गांव की लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायत कहते हैं। तो पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन, सेम ईयर में अनुसूची एक कम, 11वीं अनुसूची, और संविधान का भाग 9। तो इस भाग 9 में हमने क्या किया है कि पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। आने वाले जिनके पेपर हैं, जो अभी आने वाले हैं, वो लोग अच्छे से और देखिएगा। चलिए आज का अगला जो क्वेश्चन बच्चों हमारा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है बच्चों, एक फ्लेमिंगो नाम का त्योहार है, यह कहां मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था, दिल्ली पुलिस ने पूछा था, तो आंध्र प्रदेश में हम मनाते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है, स्पेशली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी है और जब ये यहाँ पर पहुंचता है, भारत में एक्चुअल में क्या है कि दूर दूर से बहुत सारे पक्षी पहुंचते हैं, और ये जो पक्षी होते हैं ये यहाँ पर प्रजनन के उद्देश्य से आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे वैसा एटमॉस्फेयर या ऐसा उनको जो है कि परिस्थितिकी तंत्र मिलता है जिसमें वो प्रजनन आसानी से कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में साइबेरियन बर्ड आते हैं, नागालैंड में हॉर्नबिल आता है, सेम ऐसे ही फ्लेमिंगो नाम का एक पक्षी होता है जो आपको कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो जैसे ही फ्लेमिंगो यहाँ पहुंचता है, ये लोग फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन से। कल के पहले शिफ्ट में जो अगला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था बच्चों। पहले तो ये जान लो कि ये वो समय था जब इंदिरा गांधी का आपातकाल चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने अपने आपातकाल में क्या किया कि उनका जो मन किया वो संविधान में संशोधित करवाया, और इतना बड़ा संशोधन आज तक हमारे संविधान में कभी भी नहीं हुआ। तो दिल्ली पुलिस ने यही क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो 1976 में इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा संशोधन करा दिया संविधान में कि इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों लघु संविधान। तो अगर आपसे दिल्ली पुलिस ने जैसे कल पूछा कि
42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? वो आपने बता दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब जिनका पेपर है वो पूछ दिए उनके में कि लघु संविधान के नाम से संविधान का कौन सा संशोधन जाना जाता है, वो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन जो बच्चों था यहां पर हर्यक वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब हर्यक वंश से रिलेटेड था, इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि वो क्वेश्चन क्या था, तो हर्यक वंश से क्या क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले ये देख लेते हैं। मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है क्या क्वेश्चन था, तो हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब वैदिक काल समाप्त होता है और महाजनपद काल स्टार्ट होता है, तो उस महाजनपद काल में मगध एक सबसे बड़े एम्पायर के रूप में उभरता है। और इस मगध की गद्दी पर बच्चों, मगध यानी कि आज का जो बिहार है, इस मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला जो राजवंश था इस मगध में, उस राजवंश का नाम था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश वो पहला डायनेस्टी है या पहला एक तरीके से कह सकते हो कि साम्राज्य है जिसने भारत में राज्य करना स्टार्ट किया था। इस हर्यक वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर था, जो पहला राजा था, उसका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने इस वंश की बच्चों स्थापना किया और इसने अपनी जो राजधानी, बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बसाई या राजधानी बनाई वो राजगीर में बसाई। राजगीर, तो बिहार का राजगीर मगध एम्पायर का कैपिटल बना, मगध का कैपिटल बना और हर्यक वंश, जो हर्यक वंश है वो संस्थापित हुआ। बिंबिसार, अच्छा इस वंश के बारे में बच्चों एक क्वेश्चन और जान जाना, इस वंश को हम कहते हैं पितृहंता। पितृहंता वंश का मतलब ये होता है कि यहां पर जितने भी राजा बने सब अपने पिता को मार मार कर बने, यानी कि अपने पिता को मार देते थे और फिर गद्दी पे बैठ जाते थे। तो बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या किया कि अपने पिता बिंबिसार को मारता है और फिर गद्दी पे बैठ जाता है और ये भी अपनी राजधानी को राजगीर में ही रखता है, इसकी भी राजधानी राजगीर ही रहती है। इसका जो तीसरा सबसे प्रतापी राजा आता है वो अजातशत्रु का लड़का आता है उदयन या उदयन। तो जो उदयन है, उदयन के बारे में पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं वो मैं बता रहा हूं, पहले आप ये जान लेना कि अजातशत्रु ने जैसे अपने बाप को मारकर गद्दी प्राप्त की थी, सेम उसका लड़का उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु को मारता है और गद्दी पे बैठ जाता है। और जब उदयन गद्दी पे बैठता है तो यहां पर वो एक काम करता है कि वो गंगा और सोन नदी के संगम पर, जब गंगा नदी बढ़ते हुए यूपी से बिहार पहुंचती है तो बिहार में एक जगह है जहां पे सोन नदी आकर इसमें मर्ज होती है। तो गंगा और सोन के संगम पर उसने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम उसने रखा पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्र नाम शहर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। यही पाटलिपुत्रा आगे चलकर मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स की राजधानी बनी पूरा। उसके बाद इसी पाटलिपुत्रा को आज के डेट में हम कहते हैं पटना। तो जो बिहार की राजधानी पटना है, यानी कि इसका पुराना नाम बच्चों अगर दिल्ली पुलिस में पूछते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, जो हमारे हिंदुस्तान में मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश से था। तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने कल के क्वेश्चन में हर्यक वंश पे बनाया था क्वेश्चन, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे बता नहीं पाएंगे क्या क्वेश्चन बना था। तो हम यहाँ पे आपको पूरी हर्यक वंश की जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी दिल्ली पुलिस के लेवल की, एसएससी की लेवल की, वो मैंने दे दिया है। तो आप इसको एक बार जरूर रेडी कर लेना, आने वाले पेपर्स में हो सकता है फिर से क्वेश्चन बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कल के पेपर में आया हुआ था। 99वां संविधान संशोधन, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक और क्वेश्चन आया था बच्चों 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो पहले आप ये जान लीजिए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या और ये कब आया था। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में
मोदी सरकार जब बनी थी तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सीधा मतलब यह था, इस संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को स्थापित किया गया था। अभी हमारे देश में 2015 के पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जज बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता था। वो जिसको रिकमेंड कर देते थे वो व्यक्ति जज बन जाता। इससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा बहसनेस होती थी, लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों पे आरोप लगाते थे कि अपने हितैषी या अपने मित्रों को जज बना दिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने ये कोशिश लगातार कर रहा था कि एक ऐसी कमीशन बनाया जाए जो क्या करे कि जजों की नियुक्ति से संबंधित सुझाव दी। तो 2015 में फाइनली हमने संविधान में संशोधन करके न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया। और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इसके द्वारा जजों की नियुक्ति कैसे होगी, किसे जज बनाया जाएगा, वो सारा का सारा जो रिकमेंडेशन है वो यहां पर किया जाएगा। तो ये हमारा दिल्ली पुलिस का कल का पहले शिफ्ट में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन था कि इसके द्वारा किसको बनाया गया था, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन था जो हमारा यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बच्चों एक क्वेश्चन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कल अभी हमने इसके बारे में बात किया था, इनका नाम भी कल के वीडियो में लिया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक्चुअल में ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है, और ये जो आइडियोलॉजी होती है इस आइडियोलॉजी को इंडिया में लेकर आई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, और जब एनी बेसेंट भारत में आती हैं तो वो इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत में होम रूल की बात करती हैं। कौन से रूल की बात करती हैं? होम रूल की बात करती हैं। तो एनी बेसेंट ने क्या किया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत में होम रूल की शुरुआत की। तो दिल्ली पुलिस ने कल लोकमान्य तिलक पे क्वेश्चन बनाया था। लोकमान्य तिलक भी होम रूल के समर्थक थे। मैंने कल के वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि लोकमान्य तिलक बंबई में केंद्र बना के होम रूल का प्रचार कर रहे थे, और एनी बेसेंट मद्रास में कर रही थी। फिलहाल क्वेश्चन आज के जो 15 नवंबर के पेपर में आया था, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका, यूएसए में। और यूएसए में कहां पर हुई थी? तो यूएसए में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। यूएसए का एक फेमस सिटी है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में 1875 में हमने क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों यहां पर दिल्ली पुलिस 15 नवंबर का जो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा नाम है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी पर आने से पहले आप ये जान लो कि दिल्ली सल्तनत, जब भारत में मुस्लिम आते हैं तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और ये जो दिल्ली सल्तनत होती है, इस सल्तनत में 5 राजा या राजवंश या 5 साम्राज्य अलग अलग टाइम पे शासन करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, तमाम प्रतापी राजा, या एक तरीके से कहो बाहुबली राजा इसमें आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर खिलजी वंश। खिलजी वंश का सबसे फेमस राजा था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों के बाद यहाँ पे साम्राज्य स्थापित होता है तुगलक का, तुगलक वंश। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक, काफी फेमस राजा यहां पर भी आए। फिर उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश में खिज्र खां ही एक राजा था, तो सैयद बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए इंडिया में। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश, और इस लोधी वंश में सिकंदर लोधी था जो आगरा शहर बसाया, फिर इब्राहिम लोधी था जो पानीपत की लड़ाई में हारा। तो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को ही मारकर एक नए दिल्ली सल्तनत को खत्म करके एक नया एम्पायर इंडिया में आता है, जिसको हम मुगल एम्पायर या मुगल वंश कहते हैं। अब यहां से बाबर, हुमायूं, अकबर का कहानी शुरू होता है, लेकिन ठीक उसके पहले दिल्ली सल्तनत की ये पूरी कहानी थी। दिल्ली सल्तनत में ये जो खिलजी वंश था, जिसका राजा अलाउद्दीन खिलजी था, इसका बहुत फेमस राजा था, और इसने पूरे इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया तक भी अपनी विजय अभियान को जारी रखा था, वहां तक के क्षेत्रों को जीता। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस ने यही क्वेश्चन डाला कि अलाउद्दीन ने अपने साउथ इंडिया के विजय अभियान के लिए, कि साउथ इंडिया में जाकर हमारी विक्ट्री श्योर हो, इसके लिए उसने किसको भेजा था? तो उसने अपने वजीर या अपने मंत्री मलिक काफूर को भेजा था। याद रखिएगा, ये मलिक काफूर एक हिजड़ा, इसको हिजड़ा कहा जाता था, ये एक हिजड़ा था जिसको अलाउद्दीन खरीद कर लाया था। तो अलाउद्दीन के लिए ये कुछ भी कर सकता था, अलाउद्दीन के प्रति ये बहुत ज्यादा वफादार था। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने कहां पर भेजा था? दक्षिण अभियान के लिए, जो दिल्ली पुलिस में उन्होंने क्वेश्चन कल के पेपर में बनाया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर अच्छे से बच्चों पढ़ लेना, क्वेश्चन पक्का यहां से आएंगे ही आएंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है बच्चों? संविधान का भाग 6, जो संविधान का जो भाग 6 है बच्चों, पहले तो आप ये जान लो कि संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं, राज्यों का संविधान। तो संविधान के भाग 6 में सीधे सीधे हमको ये आइडिया लग गया कि ये राज्यों से संबंधित है। जैसे अगर संविधान के भाग 1 के बारे में देखें तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में है। संविधान का भाग 4 डीपीएसपी के बारे में है। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। संविधान का भाग 5 संघ के बारे में है, केंद्र के बारे में है, और ठीक उसके बाद भाग 6 राज्यों के बारे में है। तो दिल्ली पुलिस ने संविधान के भाग 6 के बारे में पूछा। अच्छा, भाग 6 को टाइटल भी दिया गया है राज्यों का संविधान। तो सारे बच्चे याद रखिएगा कि आप संविधान के प्रमुख भागों को भी एक बार जरूर खेल लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था बच्चों, अगला नॉर्मन ई बोरलॉग पर। तो नॉर्मन ई बोरलॉग पे क्वेश्चन आया। पहले तो आप ये जान लो कि नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हरित क्रांति को जो शुरू किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। ये नॉर्मन ई बोरलॉग यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था बच्चों, जो इन्होंने कार्य अपने किए, जो इनका वर्क एरिया था, ये इन्होंने मैक्सिको को चुना था। ठीक अमेरिका के पड़ोस में देश है मैक्सिको। तो इसीलिए कहते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला देश किसको माना जाता है बच्चों? तो वो तो एक्चुअल में थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और बोरलॉग अमेरिका के थे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने इस क्रांति को नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने इस क्रांति को स्टार्ट किया मैक्सिको में। तो मैक्सिको वो देश है जहां पर नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की। और अगर आपसे पेपर में नॉर्मन ई बोरलॉग पे क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, जैसे मान लो अभी तो नॉर्मन ई बोरलॉग पे आ गया, और अब अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं विश्व में नहीं
भारत में बताओ हरित क्रांति का जनक। तो भारत में बच्चों हरित क्रांति के जनक को कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और बड़ा नाम है, लेकिन एक चीज याद रखना पेपर में जाने से पहले, हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी 1-1.5 महीना पहले एक्सपायर हो चुके हैं। एम.एस. स्वामीनाथन बड़ा नाम है। अभी नॉर्मन बोरलॉग से क्वेश्चन आ गया है, अब आप रेडी रहना एम.एस. स्वामीनाथन के लिए, क्योंकि विश्व में हरित क्रांति का जनक बोरलॉग, अमेरिका के रहने वाले, कार्य क्षेत्र मैक्सिको, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। यही भी बच्चों एक लाइन और मैं बता दूं कि एम.एस. स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू किया था तो उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट देखने को मिला था हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में, और गेहूं और धान की फसलें दो मेन फसलें थी जिन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मिला था देखने को। काफी दिनों तक हरित क्रांति भारत में चलती रही, फिर थोड़ा सा शिथिल पड़ी, और जब ये शिथिल पड़ी तो इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए या दोबारा से तेज करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नारा दिया, इंडिया को अब दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा, द स्लोगन ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये चीज आप याद रखना कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कौन कर रहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वैसे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो बिल्कुल इसके लिए आप रेडी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है संविधान का 94 आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि संविधान का जो आर्टिकल 94 है वो क्या है। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो संविधान का आर्टिकल 94 है, ये संविधान का जो आर्टिकल 94 है ये लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की रिक्ति से है। तो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की जो रिक्ति होती है वो रिक्ति कैसे भरी जाएगी या फिर वो रिक्त कैसे हो सकता है वो यहाँ पर है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने अध्यक्ष को देते हैं। यह बहुत, इसमें आप डिटेल में जाकर पॉलिटी में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आज का, जो दिल्ली पुलिस 15 नवंबर को हम लोगों ने पेपर में डाला था, इसका अगला क्वेश्चन है हिंदू मंदिरों में जहां भगवान को स्थापित किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हिंदू मंदिर जो होते हैं बच्चों, पहले तो आप ये जान लो कि हिंदू मंदिर हमारे पूरे देश में, हिंदू मंदिर हमारे पूरे देश में 3 शैलियों में बनाए गए हैं। एक होता है नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली और एक होता है बेसर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं नॉर्थ इंडिया के, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब जो मंदिर हैं ये सारे के सारे नागर शैली के बने हुए हैं। तो उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से लैस है। साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं इनको हम दक्षिण भारत के मंदिर कह सकते हैं। और जिन मंदिरों में इन दोनों शैलियों का मिश्रण है बच्चों उसी को हम बेसर कहते हैं। तो ये दोनों शैलियों का मिश्रण, तो ये कहीं पर भी आपको कोई भी मंदिर जहां पे नागर और बेसर दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा मंदिर में, उसको हम बेसर शैली बोलेंगे। तो ये दोनों का मिश्रण है। तो अभी आप ये बात रेडी होके जाना कि वो पूछेंगे कि नागर शैली कहां पर मंदिर मिलेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर आपको कहां पर मिलेंगे, ये अभी आएगा। लेकिन जो कल पूछा था उन्होंने कि हिंदू मंदिर में जिस जगह पर हम
भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है बच्चों? उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। हिंदू मंदिरों में दो तीन चीजें, जैसे प्रदक्षिणा पथ होता है, हिंदू मंदिर का एक बड़ा फेमस शब्द और ये भी है प्रदक्षिणा पथ। ये क्या होता है बच्चों? प्रदक्षिणा पथ मंदिर के चारों तरफ जो हम घूमते हैं उसके लिए जो प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, मतलब उसको घूमने के लिए, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है। उसमें जो गर्भगृह है उस पर दिल्ली पुलिस ने आपसे कल पेपर में पूछ लिया कि हिंदू मंदिरों में जहां पर हम भगवान को स्थापित करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? तो गर्भगृह। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बक्सर के अगला क्वेश्चन था ट्रेन टू पार्क। ट्रेन टू पार्क इस किताब के लेखक, कल भी मैं चर्चा कर रहा था प्रीवियस वो 14 नवंबर के क्वेश्चंस का, आज मैं 15 नवंबर के क्वेश्चंस का चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैं लगातार एक चीज देख रहा हूं कि बुक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे सेट में एक दो बुक को पक्का पूछ रहे हैं, तो बुक तो आप पढ़ लो, एकदम एकदम अच्छे से बुक पढ़ लो जिनको पेपर रह रहे हैं। तो बुक में आपने पूछा ट्रेन टू पार्क, इस किताब का लेखक कौन था? तो इस किताब के लेखक थे खुशवंत सिंह। भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने ये किताब लिखी थी ट्रेन टू। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन था बच्चों, बक्सर के युद्ध पर था। बक्सर का युद्ध, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह युद्ध हमारे इतिहास की सबसे खतरनाक युद्ध था। यही वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। बहुत बार पूछता है पेपरों में क्वेश्चन, उस निर्णायक युद्ध का नाम बताओ जिसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। ऐसा नहीं था कि इस युद्ध के पहले अंग्रेजों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, अंग्रेजों ने कई लड़ाइयां लड़ी। प्लासी का युद्ध लड़ा, बहुत फेमस था प्लासी युद्ध। अंग्रेजों ने वेदारा का युद्ध लड़ा, अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध लड़ा, लेकिन इन सभी युद्धों का बॉस था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज 1764 में लड़ते हैं तो ये वही साल है जब भारत में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों ने तीन बड़ी शक्तियों को एक साथ हरा दिया था, और वो तीन बड़ी शक्तियां पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। वो कौन कौन सी थी बच्चों? एक था बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब। दूसरा था अवध का नवाब, और तीसरा था मुगल राजा या मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठता था। तो मुगल बादशाह, अवध के नवाब लखनऊ फैजाबाद वाला एरिया, और बंगाल का नवाब बिहार उड़ीसा वाला एरिया, इन तीनों को एक साथ बिहार के बक्सर में 1764 में अंग्रेजों ने हराया, और इस युद्ध को जीतकर भारत में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से स्थापित हो गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? मुगल बादशाह ने किया। लखनऊ फैजाबाद यानी अवध एरिया से किसने किया? अवध के नवाब। और बंगाल की तरफ से, तो बंगाल का नवाब उस समय मीर कासिम था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और मुगल बादशाह थे शाह आलम। तो शाह आलम के साथ यहां पर शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, तीनों को एक साथ अंग्रेजों ने निपटा दिया इस युद्ध में, और फिर अपने तरीके से भारत में शासन करना स्टार्ट किया। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों दिल्ली पुलिस में, आर्टिकल 38। देखो बार बार मैंने क्लास शुरू होने से पहले भी आज की बताया था कि डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया था। संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, उसी में आर्टिकल 38 फिर पूछ दिया है। तो आर्टिकल 38 में ये कहा गया है कि स्टेट ये कोशिश करेगी कि, या फिर गवर्नमेंट या जो भी कह लो, राज्य अपने को कल्याणकारी बनाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जो भी स्टेट है
या जो भी गवर्नमेंट है ये खुद को कल्याणकारी बनाने की कोशिश करेगी। कल्याणकारी राज्य और राज्य में क्या अंतर है? राज्य एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया, और कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि वो राज्य जो अपने नागरिकों के लिए या अपने निवासियों के लिए लगातार ये कोशिश करेगी कि हम अपने राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भला कर सके, उनको कुछ ऐसे अधिकार दे जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ कुछ अधिकार इसमें है, जैसे लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह, प्रसूति सहायता जो कल मैंने बात किया था आर्टिकल 42 में है, जैसे समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। तो बहुत सारी जैसे जैसे है एक समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था कि महिलाएं और पुरुष दोनों सेम काम करते थे तो उनको अलग अलग सैलरी दी जाती थी, पुरुषों को ज्यादा दी जाती थी, महिलाओं को कम दी जाती थी। लेकिन हमारे आर्टिकल में संशोधन करके समान कार्य के लिए समान वेतन कर दिया। अब चाहे सरकारी नौकरी हो या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, जो पैसा महिला को दिया जाएगा उतना ही पुरुष को भी दिया जाएगा, यानी कि पुरुषों को बढ़ा कर देंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले पुरुष ज्यादा सैलरी पाते थे, महिलाएं बहुत कम पाती थी। लेकिन भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन आ चुका है, ये भी कानून, तो आप देख लो। तो ये हमारा आर्टिकल 38 ही वो है जो ये फोर्स करता है स्टेट को कि तुम अपने आप को कल्याणकारी राज्य में बदलो। तो दिल्ली पुलिस ने कल के पेपर में ये भी क्वेश्चन डाला था। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, जो कल के पेपर में आया था, राई उत्सव, राई उत्सव से संबंधित क्वेश्चन था। राई उत्सव, पहले तो ये जान लो कि राई उत्सव यूपी के मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है, मथुरा वृंदावन। और ये जो राई है, ये कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि राई उत्सव जो है ये, या राई मयूर डांस का ही दूसरा नाम है, मयूर नृत्य। एक लोकल डांस होता है यूपी में, मयूर। जैसे यूपी में तो कई सारे डांस होते हैं, जैसे कजरी होता है यूपी का लोकल डांस है, जैसे यहाँ पर नौटंकी होता है यूपी का लोकल डांस है, जैसे यहाँ पर रास लीला होता है जो कृष्ण भगवान करते हैं गोपियों के साथ, ये भी एक बड़ा फेमस डांस है। और यहाँ पर एक डांस मयूर डांस है, मोर की भांति यहाँ पर लोग डांस करते हैं। तो ये जो मयूर डांस है ये ज्यादातर मथुरा वृंदावन में ही होता है, और इसी मयूर डांस को राई डांस के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम राई उत्सव मनाते हैं तो उसमें इसी मयूर डांस को ज्यादा पॉपुलर किया जाता है। तो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने यही पूछा था, राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अभी जैसे आज की क्लास जब मैंने शुरू किया था तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल की भी बात किया था। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। राई उत्सव कहाँ? यूपी में। तो ये फेस्टिवल डांस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको इसको बिल्कुल पढ़ते रहना है। तो राई उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 25, ये कोर क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों था कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। तो पहले आप ये जान लो कि हमारे पास कुल 6 मूल अधिकार हैं। भारत के हर एक नागरिक को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, और उन 6 मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार हमारा है धर्म की स्वतंत्रता। तो ये धर्म की जो स्वतंत्रता है बच्चों, इसी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत का हर एक नागरिक अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने या उसके अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो कि वो हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम धर्म को माने, किसी को नहीं। जिसका खुद का लड़का है, अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ और उसको किसी दूसरे धर्म में इंटरेस्ट है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसकी अंतःकरण कह रहा है। तो भारत में अंतःकरण से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आप इस पे फोर्स नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। और यहीं पर बच्चों एक चीज और याद रखना, कल के ही पेपर में आर्टिकल 25 से ये क्वेश्चन था, और फिर कह रहा है कि आर्टिकल 25 को और ज्यादा मजबूत कौन बनाता है, कि हम अपने धर्म को मान रहे हैं और हमारे धर्म को मानने में कोई अगर व्यवधान कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जस्ट आर्टिकल 26,
तो आर्टिकल 26 आर्टिकल 25 को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि यहां से आपको कुछ और चीजें, कुछ और पावर मिलती है। तो ये दोनों आर्टिकल क्या आपको मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था, फंडामेंटल राइट्स बच्चों पढ़ लेने हैं। संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 बिल्कुल पढ़ लेना है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया था, और इस समय हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर हमारा जाकिर हुसैन से संबंधित था। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन नाम के एक हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हुए थे, तो उनसे संबंधित ये, उनसे बारे में नहीं क्वेश्चन है। ये हमारे एक देश के कुछ कलाकार हैं, जो कुछ संगीत वादक हैं, कुछ वाद्य यंत्र वादक हैं, तो बहुत सारे हैं, तो उन्हीं में जाकिर हुसैन है। तो जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक है बच्चों, बहुत फेमस तबला बजाते हैं। तो तबला वादक, जैसे कल मैंने हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बताया, हरिशंकर चौरसिया, हरिशंकर चौरसिया जो थे वो बांसुरी वादक थे, और ये जो है ये तबला वादक है। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, पंकज उदास। बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस आ रहा है, पंकज उदास। तो पंकज उदास गजल गायक, दिल्ली पुलिस में पूछा पंकज उदास का संबंध किससे है, तो वो गजल गायक से है। एक और क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कहां हुई थी? जो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं, तो पैरालंपिक गेलों की पैरालंपिक खेलों की पहली बार शुरुआत 1960 में हुई थी, और ये रोम से हुई थी। तो इटली की जो राजधानी है रोम, वहीं पर हम लोगों ने पैरालंपिक खेलों की पहली बार शुरुआत की थी। और अभी 2022 में जो पैरालंपिक खेल हुए हैं 2022 में, ये चीन में हुए हैं, चीन के बीजिंग में। पैरालंपिक खेल दो टाइप्स के होते हैं, एक समर और एक विंटर। तो ये विंटर वाला जो पैरालंपिक खेल हुआ था, ये बीजिंग चाइना में हुआ था, और ये पहला जो पैरालंपिक खेल था ये 1960 रोम में। अगला एक और क्वेश्चन था, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में बड़ा पॉपुलर है? ड्रिप सिंचाई बच्चों, ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है कि बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों में पानी डालना। तो यहां पर पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं होता है। ड्रिप सिंचाई में वो क्या करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट खेतों में लगा देते हैं कि डायरेक्ट पानी पेड़ की जड़ में जाएगा। जैसे अब हमारे यूपी, हरियाणा, पंजाब में क्या है कि पानी की अधिकता है, तो पूरा पानी बहाते रहते हैं ऐसे फालतू सिंचाई के समय। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे थोड़ा बहुत पानी की भी समस्या है, या पानी की समस्या नहीं है तो वहां पानी पहुंचाने में समस्या है, जैसे पहाड़ पर खेती हो रही है, अब पहाड़ पर हम पानी कैसे ले जाएंगे? तो उन सब जगहों पर वे पद्धतियां सिंचाई की लगाई जाती है जिसमें पानी बहुत कम लगे। तो ड्रिप सिंचाई उन्हीं में से एक है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद। तो जब हम पेड़ के जड़ में बूंद बूंद पानी डालेंगे, वो ड्रिप सिंचाई। एक सिंचाई और होती है, उसको स्प्रिंकल कहते हैं। स्प्रिंकल में क्या करते हैं, वो खेत में एक टोटी लगा देते हैं, और उस टोटी को घुमाते रहते हैं, तो उसमें जब पानी निकलता रहेगा पूरे खेत में वो बारिश की तरह एकदम ऐसे फुहारों के रूप में गिरता रहेगा। तो स्प्रिंकल सिंचाई हो गई, ड्रिप सिंचाई हो गई, ये सब सिंचाई के वे तरीके हैं जो काफी ज्यादा जल को बचाने से संबंधित है। तो ड्रिप सिंचाई ज्यादातर बच्चों उन्हीं एरियाज में होगा जहां पहाड़ वहाड़ वगैरह या पानी की कमी है। तो आप देख लेना कि इसमें कौन सा स्टेट था, उस हिसाब से आप आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, जजों की जो संख्या है वो कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या इस समय बच्चों 33+1। 33+1 का मतलब 33 अन्य न्यायाधीश और एक CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
इन 34 लोगों में एक सबसे मेन होता है। इस समय भारत का जो सीजीआई है वो 50वें नंबर का है और उसका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़। इस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कमेंट बॉक्स में बच्चे मुझे एक आंसर देंगे कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजों की जो संख्या है वो 34 है और 34 जजों में एक हमारे चीफ जस्टिस है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बच्चों है, अगला क्वेश्चन था नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है। दिल्ली पुलिस ने कल के पेपर में पूछा नर्तकी नटराजन का संबंध। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एक नटराज की मूर्ति होती है, ये शिव भगवान शिव की नटराज की जो मूर्ति होती है उसमें उनका एक स्पेशल पोज होता है और जो ये स्पेशल पोज है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो बच्चों वो भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है बच्चों, तो ये है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। सेम उसी भरतनाट्यम से संबंधित ये दोनों टर्म है नर्तकी और नटराजन। भरतनाट्यम में जो पुरुष नाचता है उसको नटराजन कहते हैं और जो महिला नाचती है उसको नर्तकी। तो नर्तकी और नटराजन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भरतनाट्यम से लिया गया है। यहां पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मैं आपको बच्चों बता दूं कि पूरी दुनिया में नटराज की जो सबसे बड़ी मूर्ति, पूरी दुनिया में नटराज पोजीशन की या नटराज पोज की जो सबसे बड़ी मूर्ति या सबसे ऊंची मूर्ति 27 फीट ऊंची है यह मूर्ति। ये 27 फीट ऊंची मूर्ति कहां पे लगाई गई है, ये लगाई गई है भारत मंडपम में। कहां पर लगाई गई है बच्चों, भारत मंडपम। अब ये भारत मंडपम पर जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें एशियन गेम्स, भारत मंडपम, G20 सारी चीजों की चर्चा हो रखी है। भारत मंडपम एक्चुअल में हमारे देश की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया गया है जिसमें एक साथ 7,000 लोग बैठकर किसी भी नेशनल इंटरनेशनल इशू पे चर्चा कर सकते हैं। ये भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान में बना हुआ है, तो उस पे जाकर और अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। तो ये नटराज की जो सबसे ऊंची मूर्ति यहीं पे बनी हुई है। तो अभी दिल्ली पुलिस में नर्तकी नटराजन का कल के पेपर में क्वेश्चन आया किस नृत्य से संबंध है, तो वो बच्चों भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कल इस पर भी क्वेश्चन आया था मृणालिनी साराभाई पर। तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। बच्चों भारत में डांस दो प्रकार के होते हैं, एक क्लासिकल और एक लोकल। लोकल डांस अनेकों हैं लेकिन क्लासिकल डांस सिर्फ और सिर्फ भारत में 8 है, ये चीज याद रखिएगा। तो भारत में क्लासिकल डांस की संख्या केवल 8 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, जो अगला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चों, शीतकालीन उत्सव पूछ दिया था। मैंने बताया ना कि भारत में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। अब देख लो कि एक ही शिफ्ट में 3 उत्सव पूछ दिया इन्होंने। एक पूछा फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश, फिर पूछा राई उत्सव उत्तर प्रदेश, और पूछ दिया शीतकालीन उत्सव। तो ये जो शीतकालीन उत्सव है बच्चों ये राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान में अरावली की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, माउंट आबू। तो इस माउंट आबू पहाड़ी पर ये पूरा का पूरा शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। तो शीतकालीन उत्सव राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर मनाया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पे किसने राज किया। सिकंदर के आक्रमण के बाद, तो भारत में जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था, जिस टाइम वो सिकंदर भारत में आ रहा था, तो भारत में उस समय नंद वंश का राज था।
और जब सिकंदर यहां से वापस गया तो उसके आक्रमण के बाद नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मारकर मौर्य एम्पायर की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का राज्य हुआ? वो था मौर्य वंश। और इसी सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य वंश के दरबार में या मौर्य वंश पर अटैक किया। फिर बाद में दोनों की दोस्ती हुई और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद बच्चों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में यह आता कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सी सत्ता स्थापित होती है? तो वो होता मौर्य वंश। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दो टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि 0 से 6 वर्ष की आयु वाले, जो 0 से 6 वर्ष आयु वाले लोग या बच्चों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि बच्चों की संख्या पूछा था कि सबसे ज्यादा कहां है, कि सेक्स रेशियो पूछा था। तो अब आप पहले यहाँ दोनों चीज जान लेना। अगर 0 से 6 वर्ष के लोगों की संख्या पूछेगा, कितने लोग हैं, तो आप ये बता देना कि ये सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में। और अगर सेक्स रेशियो पूछ दिया, इनका सेक्स रेशियो, बच्चों का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। वैसे भारत का ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है, 1000 लड़कों पे लड़कियों की जो संख्या है, ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है, ये इस समय 940 चल रहा है। 940 का मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या 940 है। उसमें बच्चों सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला स्टेट है केरला। केरला का सेक्स रेशियो 1084 है। 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं वहां। और सबसे कम हरियाणा है। हरियाणा का सेक्स रेशियो 879 है। तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 879। तो भारत में आप कहीं से भी क्वेश्चन वो बनाए सेक्स रेशियो से या कहीं से, तो आप बिल्कुल कर लेना। वैसे भी मैंने ऑफलाइन बैच में जनगणना टॉपिक अच्छे से कराया है, आप जाकर उसको रिवाइज कर लेना पेपर में जाने से पहले। एक और क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कल के पेपर में आया हुआ था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था शुंग वंश से रिलेटेड संबंधित। शुंग वंश, तो शुंग वंश मौर्य एम्पायर के बाद शुंग वंश आता है। और शुंग वंश क्या करते हैं कि ये हिंदू राजा होते हैं, पुष्यमित्र शुंग वगैरह। तो बहुत सारे इसमें जो है कि जो शुंग राजा बनते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि शुरू में हमारा वैदिक काल था, उस वैदिक काल में हिंदू धर्म काफी पॉपुलर था, लेकिन हिंदू धर्म में कर्म कांड थोड़े बढ़ने लगे। तो कर्म कांडों के कारण कुछ नए नए धर्म आ गए, जैसे कि जैन धर्म आया, उसी हिंदू धर्म से निकलकर बौद्ध आए। तो अब इनका थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था और एक तरफ से हिंदू धर्म कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था। तो मौर्य जो हुए, ये लोग बौद्ध और जैन को सपोर्ट कर रहे थे। अशोक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बन गया था, जैन धर्म का अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये लोग इन धर्मों को संरक्षण दे रहे थे, ये वैदिक धर्म जो है कमजोर पड़ रहा। तो 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करता है एक ब्राह्मण राजा, जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। और इसने क्या किया कि ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म को या हिंदू धर्म को एक बार फिर से पॉपुलर किया। और ये अपने को भागवत कहता था कि हम विष्णु के पुजारी है, तो एक तरीके से दोबारा हिंदू धर्म को पॉपुलर कराया था शुंग वंश ने। तो बच्चों पेपर में जाने से पहले मौर्य एम्पायर, देखो हर्यक वंश पे भी क्वेश्चन आ गया, मौर्य एम्पायर पे भी आ गया, शुंग पर भी आ गया, लगातार हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये सब मेन टॉपिक पढ़ लेना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 नवंबर 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, उन सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे से समराइज किया, उनका रिव्यू किया और उससे संबंधित बहुत अन्य चीजों को भी देखा। अगली वीडियो में फिर से हम लोग क्वेश्चन की एक और शिफ्ट के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।